आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे शातिर दिमाग की कहानी जानेंगे। एक ऐसा शख्स जिसका नाम ही ठगी का दूसरा नाम बन गया और जिसकी पूरी जिंदगी उसके नाम से लेकर उसकी मौत तक एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली थी। चलिए सीधे सबसे चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। ये वो आदमी है जिसने दुनिया के 7 अजूबों में से एक हमारे ताजमहल को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 3 बार बेच डाला। और ये तो बस ट्रेलर था। उसकी हिम्मत तो देखिए। उसने 2 बार लाल किला बेचा, राष्ट्रपति भवन का सौदा कर लिया और हद तो तब हो गई जब उसने संसद भवन को भी बेच दिया, वो भी तब जब सारे सांसद अंदर बैठे थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक अकेला आदमी देश की इन सबसे कीमती इमारतों का सौदा कर कैसे सकता था। चलिए इसी अविश्वसनीय धोखे के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो ये जो महान ठग था, इसकी कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल साधारण से गांव के लड़के से। असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। और मजे की बात देखिए, मिथिलेश उसी जगह से था, मतलब बिहार के सिवान से, जहां से भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोनों ने कानून की पढ़ाई की, पर रास्ते बिल्कुल अलग। एक बना देश का हीरो और दूसरा देश का सबसे बड़ा विलन। तो उसकी ये धोखेबाजी की दुनिया शुरू कैसे हुई? एक बहुत ही मामूली से काम से। हुआ ये कि एक पड़ोसी ने उसे बैंक में एक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। अब वहां उसने बड़े ध्यान से देखा कि क्लर्क कैसे सिग्नेचर मिलाता है। बस उसके शातिर दिमाग में बत्ती जल गई। उसने घर जाकर उस सिग्नेचर की हूबहू नकल करने की प्रैक्टिस की और पड़ोसी के खाते से 1000 रुपए निकाल लिए। और सोचिए, उस जमाने में 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। लेकिन ये चोरी ज्यादा दिन छुपी नहीं, पकड़ी गई। पिता से जबरदस्त पिटाई हुई और उसके बाद वो घर से भाग गया। सीधा पहुंचा कोलकाता। जेब में एक पैसा नहीं और दुनिया में बिल्कुल अकेला। और यहीं से भारत के सबसे बड़े ठग के बनने का मंच तैयार हुआ। कोलकाता पहुंचकर मिथिलेश ने अपने इस हुनर को और तराशा, और यहीं उसे वो नाम मिला जिसने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया, नटवरलाल। और ये नाम भी उसे, आप यकीन नहीं करेंगे, गलती से मिला। हुआ ये कि एक पुलिस रेड पड़ी। उसका एक साथी था जिसका असली नाम नटवरलाल था। वो तो भाग निकला। पुलिस ने गलती से मिथिलेश को ही नटवरलाल समझकर केस फाइल कर दिया और बस उसी दिन से मिथिलेश हमेशा हमेशा के लिए नटवरलाल बन गया। पुलिस उसे कभी पकड़ ही नहीं पाती थी क्योंकि वो हर बार एक नई पहचान के साथ सामने आता था। पुलिस रिकॉर्ड्स की माने तो उसने 1-2 नहीं, पूरे 52 अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया था। उसका ठगी का तरीका कितना शातिर था, इसका एक किस्सा सुनिए। एक बार वो घड़ियों के एक महंगे शोरूम में गया और खुद को फाइनेंस मिनिस्टर का असिस्टेंट बताया। कहा कि एक बहुत जरूरी पार्लियामेंट्री मीटिंग के लिए घड़ियां चाहिए। उसने 93, जी हां 93 सबसे महंगी घड़ियां चुन ली। पेमेंट के लिए वो दुकानदार के आदमी को नॉर्थ ब्लॉक ले गया। उसे बाहर इंतजार करने को कहा और थोड़ी देर बाद एक जाली बैंक ड्राफ्ट थमाकर घड़ियों समेत रफू चक्कर हो गया। एक बार अदालत में एक जज ने उससे पूछा कि वो ये सब करता कैसे, तो उसका जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। उसने बड़े आराम से कहा, मैं तो बस लोगों से चीजें मांगता हूं और वे मुझे दे देते हैं। और उसके शिकार कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, मतलब छोटे दुकानदारों से लेकर देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा, बिरला और यहां तक के धीरूभाई अंबानी तक को उसने नहीं छोड़ा। कोई भी उसकी बातों के जादू से बच नहीं पाया। तो नटवरलाल ठगी में तो उस्ताद था ही, लेकिन उसका एक और टैलेंट था जिसमें उसका कोई मुकाबला नहीं था, और वो था जेल से भागना। ये आंकड़े देखिए, ये खुद पूरी कहानी कहते हैं। नटवरलाल पर 100 से ज्यादा केस थे। सजा मिली कुल 113 साल की। लेकिन वो जेल में रहा कितना? मुश्किल से 20 साल। बाकी समय फरार। सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से नटवरलाल 1-2 बार नहीं, बल्कि पूरे 8 बार देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेलों से भागा था। मतलब उसे पकड़ना एक बात थी और उसे जेल में बंद रखना बिल्कुल दूसरी। उसकी सबसे मजेदार और आखिरी फरारी तो 84 साल की उम्र में हुई। सोचिए, 84 साल की उम्र में वो कानपुर जेल में बंद था और उसने गंभीर बीमारी का नाटक किया। इलाज के लिए उसे दिल्ली लाया गया। अब नई दिल्ली स्टेशन पर वो व्हीलचेयर पर बैठा था, बिल्कुल कमजोर और लाचार दिख रहा था। उसने साथ चल रहे एक पुलिस वाले को चाय लाने के लिए भेज दिया। जब तक वो पुलिस वाला चाय लेकर वापस आया, व्हीलचेयर खाली थी। नटवरलाल ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। वो जेल के अंदर से भी अपना दिमाग चलाता था।
एक बार तो उसने अपनी पत्नी को एक खत लिखा कि खेतों में खजाना गड़ा है। उसे पता था कि जेलर उसका खत जरूर पढ़ेगा, और हुआ भी वही। पुलिस खजाने के लालच में उसका पूरा खेत खोदाई, और इस तरह नटवरलाल ने बैठे बिठाए अपनी पत्नी के लिए खेत की जुताई मुफ्त में करवा दी। क्या दिमाग था! चलिए, अब आते हैं उसकी कहानी के आखिरी और सबसे रहस्यमय हिस्से पर, उसकी विरासत और वो आखिरी पहेली जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। नटवरलाल की शख्सियत के कह सकते हैं दो चेहरे थे। एक तरफ सरकार के लिए वो देश का सबसे बड़ा मुजरिम था, दूसरी तरफ अपने गांव के लोगों के लिए वो एक रॉबिन हुड था, एक हीरो जो अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटता था। और यहीं पर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली सामने आती है। पूरी जिंदगी धोखे में जीने के बाद आखिर नटवरलाल की मौत हुई कब? और इस पर भी देखिए दो अलग अलग कहानियां हैं। उसके वकील ने 2009 में कोर्ट को बताया कि नटवरलाल की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके भाई का कहना था कि उसकी मौत तो 13 साल पहले 1996 में ही हो गई थी। सच ये है कि दोनों में से किसी भी बात का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है, कोई सबूत नहीं है। उसकी मौत भी उसकी पूरी जिंदगी की तरह एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई। तो आखिरी सवाल यही है, क्या धोखे के इस बाजीगर ने अपनी मौत की कहानी गढ़कर दुनिया के साथ अपनी आखिरी और सबसे बड़ी बाजी खेली और अपनी लेजेंड को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया?